नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में दीपक सक्सेना ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, बीजेपी में हुए शामिल। कमलनाथ के माने जाते हैं बेहद करीबी। शमशाबाद में विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल रहे मौजूद, प्रदेश उपाध्यक्ष कानदेव सिंह रहे उपस्थित। खरगोन में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के सदस्यों ने की मांग, खंडवा से धार तक रेलवे लाइन की मांग, कलेक्टर रेखा राठौर को दिया गया आवेदन पत्र। भोपाल में आखिरी जुमा के मौके पर की गई विशेष नमाज अज़ा, आखिरी जुमा में सजे हुए थे नजर आए मस्जिद। ईद करीब होने से शहर में बाजारों में चहल पहल। शराब दुकान खोले जाने पर ग्रामीणों का विरोध, बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने ग्रामीणों का किया समर्थन, एसडीएम को दुकान बंद कराने के लिए सौंपा पत्र। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर भोपाल से है, जहां पर पूर्व सीएम आपको पता चले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज एक बात साफ है कि पहले ये धारणा रही होगी कि नेता कितना बड़ा भी अपराध कर दे उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार ये रट लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये बार बार बात करते हैं, जेल भेज रहे हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मेरी उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मैं, मुझे जेल भेजा गया था इमरजेंसी में। स्वर्गीय इंदिरा जी थी तब प्रधानमंत्री। संविधान को तार तार किसने किया था? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? केवल नेताओं को नहीं, मासूम बच्चों को जेल में किसने भेजा था? पहले यह धारणा रही होगी कि नेता कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, भ्रष्टाचार कितनी कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। खबर सिंधवा से है, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 75 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस जिसने राज किया होगा उसका हिसाब दे। बेमान हमसे हिसाब मांग रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वे 10 साल प्रदेश के सीएम रहे हैं। उन्होंने शासन में कितने दिनों लाइट मिली, इसके साथ ही जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास तो बीजेपी की सरकार ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया, साथ ही विश्व हमें सम्मान दे रहा है और हमें गर्व है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और विश्व के सबसे बड़े दल और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी इस पार्टी के नेता हैं। और पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज उसी कड़ी में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता आज का सम्मेलन था और खरगोन लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गजेंद्र पटेल जी उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और पूरे देश में अपार उत्साह, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 तारीख को 1 लाख कांग्रेसी भाजपा में शामिल होने वाले, निमाड़ अंचल से कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान में कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। हमने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेस साफ हो रही है। निमाड़ मालवा से कोई विधायक वगैरह भी आने वाले? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आने वाले, लेकिन समय समय पर आपके देवड़ा जी, आप जिस तरीके से आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, धार, रतलाम और खरगोन की 3 सीटें हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर विधानसभाएं कांग्रेस जीती है। इस बार क्या लग रहा है लोकसभा? अभी कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, वो सब नेता चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वो सब नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उनको पता है कि उन्होंने क्या काम किए। जनता फैसला करेगी, ये जनता की अदालत है, ये फैसला करेगी कौन अच्छा कौन बुरा, किसने काम किया किसने नहीं किया, इसका फैसला करके बताएगी। और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे और 2047 में पूरे विश्व में यह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आएगा। और आर्थिक दृष्टि से भी जो ये देश जो 11वें स्थान पर से 5वें स्थान पर आया है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था की शक्ति बनकर के उभरेंगे। चुनाव में कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। विकास देवड़ा जी, कांग्रेस ने 9 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिलाध्यक्ष जिसमें बड़वानी भी है, उन पर आरोप है कि वे अपम जैसे घोटाले में 15 महीने तक जेल भी काट चुके हैं। और नाने चेत्री बड़वानी जिला कांग्रेस, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के विधायक उनके विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता फैसला कर देगी। खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये न्याय पत्र नहीं, अन्याय की गारंटी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र के साथ महिला युवा पर अत्याचार होता है। साथ ही आदिवासियों महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी वे कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में बंद कर दी हैं। कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का अपमान करते हैं और कांग्रेस ने कंगना रनौत और हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा और अन्याय का पत्र है। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए। खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब आपको बताते चले कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने से खलबली मच गई। साथ ही आपको बताते चले कि दीपक सक्सेना कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने से कमलनाथ के घर हजारों की संख्या में जनता पहुंची और इस दौरान कमलनाथ समर्थकों ने यह भी कहा कि हम कमलनाथ परिवार के साथ हैं। साथ ही बड़े बड़े नेता गद्दारी कर रहे हैं, पर हम लोग आपके साथ हैं, चिंता की बात नहीं है। शमशाबाद में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के निवास पर विधानसभा
चुनाव संचालन समिति की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष कानदेव सिंह ने की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में हमें पूरी ताकत के साथ में बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है। संगठन के सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा। समय समय पर हर गतिविधि की जानकारी लेने प्रदेश संगठन से पदाधिकारी क्षेत्र के प्रवास पर आते रहते हैं और संगठन मंत्री ने यह भी कहा कि एक एक वोट बूथ तक पहुंचाएंगे और इसके लिए कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय करेंगे। और इसके साथ ही विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने शमशाबाद विधानसभा में पिछली बार से ज्यादा लीड से जीतने का दावा भी किया है। देखिए, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जो पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े जी, वो जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। एक छोटे स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और पार्टी संगठन में लगातार काम करते हुए वो लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथों तक गई हैं। इस हिसाब से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको जिताने में जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व जीत के साथ वो यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। मेरी विधानसभा में लगभग 2,04,000 मतदाता हैं और हम लोगों ने टारगेट ये तय किया है कि लगभग 80% मतदान कम से कम इस विधानसभा में हो। उस हिसाब से 1,60,000 से ऊपर मतदाता यहाँ पर वोट डालें, तो उस स्थिति में हमारा लक्ष्य है, पिछली बार हम जीते थे 43,000 वोटों से, तो जस्ट डबल करने का हमारा लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हम और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। खरगोन में तप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति निमाड़ क्षेत्र के सदस्यों ने अपर कलेक्टर रेखा राठौर को आवेदन निवेदन पत्र दिया है। वहीं समिति के प्रमुख आरएसएस के पूर्व प्रचारक दामोदर अग्रवाल ने बताया कि खंडवा-धार रेल लाइन की मांग हमारे 2 जनप्रतिनिधियों, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे सांसद ने किया है। इसके साथ ही अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस रेल लाइन का कोई भी औचित्य नहीं है। खंडवा-धार रेल लाइन का सर्वे जो है वो निरस्त हो गया है और ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति की मांग है कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी और साथ ही अलीराजपुर दाहो तक रेलवे लाइन की मंजूरी करवाने के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी को ज्ञापन दिया जाए। वहीं आपको पता चले कि ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के अध्यक्ष और संघ के पूर्व प्रचारक दामोदर अग्रवाल और साथ ही सचिव राहुल सोनी और वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम तरीके के पार्टी के नेता मंचों से जनता को विश्वास में ले रहे हैं। इसी बीच ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। आप दामोदर अग्रवाल जी हैं, संघ के पूर्व प्रचारक भी हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। आपने एडीएम को ज्ञापन दिया है, किस प्रकार का ज्ञापन है, क्या कुछ जानकारी है? ज्ञापन में हमने दिया है कि हमारे निमाड़ क्षेत्र में 70 साल से खंडवा दाहोद की मांग चल रही है, परंतु हमारे जो पूर्व सांसद हैं अरुण यादव, उन्होंने 2008-9 में खंडवा दाहोद की जगह खंडवा धार करवा दिया है और उसके बाद में 10-11 में ये खंडवा धार का निरस्त हो गया सर्वे। उसके बाद फिर 19 में हमारे वर्तमान जो सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने लोकसभा में प्रश्न उठाया कि खंडवा धार का सर्वे पुनः किया जाए और 19 में सर्वे चालू हुआ, अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इसके प्रति अभी हम लोगों के पास में रेलवे विभाग से हमारा सीधा संपर्क है। आपने अमृत अनशन भी की थी खरगोन में, आप सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के माध्यम से दिल्ली भी पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? गजेंद्र सिंह पटेल हमको दिल्ली इसलिए ले गए थे कि धार के लिए हम हाँ भर दें, पर हमने कहा कि नहीं, हम क्षेत्र का नुकसान नहीं करेंगे इसमें। और जो मांग है वास्तव में सिंगाना से धार 50 किलोमीटर का फॉरेस्ट है, 9 किलोमीटर टर्नल है, वहाँ उपज कुछ भी नहीं मिले, न गांव है वहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है। इस कारण रेल को आय भी नहीं होगी और केवल सीमेंट की फैक्ट्रियां थोड़ी रेल को इतनी आय दे सकती है। परंतु जब मेरे छतर सिंह के पीए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आदित्य बिरला भी इसमें लगा हुआ धार में, परंतु क्षेत्र के सारे लोग जो हैं, 5 सांसदों ने पत्र लिखा है खंडवा से लेकर जो अलीराजपुर तक का, परंतु रेल विभाग का ये कहना पड़ता है कि जो हमको ऊपर से हिंट हो जाए, आपके जनप्रतिनिधि कह दिए खंडवा से अलीराजपुर, तो हम इसको स्वीकृत कर देंगे।
हमारे साथ में ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के सचिव भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? राहुल सोनी। क्या प्रमुख मांगे आपकी? हम लोगों की काफी वर्षों से मांग रही है, निमाड़ को, खरगोन और बड़वानी जिले को रेल की सौगात सरकार ने देना चाहिए। काफी समय से संघर्षशील है समिति, और जिसको लेके विभिन्न तरीके के ज्ञापन, आवेदन, निवेदन सभी कर चुके हैं, परंतु जिस हिसाब से हमको स्वीकृति या कोई आदेश मिलना था वो मिला नहीं है। तो जिसको लेके समिति और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में, जनता में आक्रोश है जनप्रतिनिधियों को लेकर। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ज्ञापन आपने दिया है, क्या मांगे आपकी ज्ञापन में? हमारी मांग ये है कि जब हम लोग वोट देते हैं, जब हम उनको चुनते हैं, तो हम उनको हमारा भविष्य सौंपते हैं एक वोट के बहाने। तो उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो हम लोगों को गुमराह न करें। जो जनता की जायज मांग है, जिनकी बहुत आवश्यकता है क्षेत्र में, और काफी लंबे समय से मांग रेल की रही है, तो इन लोगों का दायित्व बनता है कि इसको प्राथमिकता से इसको स्वीकृति दिलवाई जाए और जल्द से जल्द इसका काम प्रारंभ होना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव और वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, इन लोगों ने तो प्रयास किए हैं रेल के लिए। प्रयास तो देखिए, प्रयास तो एक प्रयास करना और एक प्रयास का बोलना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। तो हमको तो ये लगा है कि सिर्फ एक पूरा फिल्मांकन हुआ है, दिखावटी तरीके से प्रयास हुआ है। यदि प्रयास होता तो आज वो परिणाम में परिणित होता, क्योंकि परिणाम में परिणित हुआ नहीं है। तो इसलिए आपका मकसद क्या है? ज्ञापन देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिन लोगों ने जनता के साथ घोषणाओं के नाम पे छलावा किया है, उनके खिलाफ शासन प्रशासन ने स्वतः ही कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सुबह से ही पूरे खरगोन शहर में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति का जो ज्ञापन दिया गया और उसकी जो खबरें छपी अखबारों में, वो चर्चा का विषय बनी। मैंने भी उस खबर को बार बार पढ़ा, और सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक अच्छी बात को हमारे जो दामोदर जी अग्रवाल हैं, उन्होंने उठाया है और जनता के समक्ष रखा है, क्योंकि कई बातें जनता के समक्ष ही नहीं आ पाती। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई दूंगा कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और ये जो मुद्दा है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जो वोट के माध्यम से शीर्ष स्थानों पर जाते हैं, तो इनका जो सोच है कि जो रेलवे लाइन है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी, अलीराजपुर और दाहोद जाना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ। और उन्होंने जो भी प्लानिंग की है कि इससे पूरे इन 5 शहरों को इसका फायदा मिलेगा, ग्रामीण तबके को फायदा मिलेगा, हर व्यापारी को फायदा मिलेगा। इसमें निजी कोई बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उनसे हट के ये रूट है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं इस बारे में गंभीरता से चिंतन करें, और खरगोन शहर, खंडवा जो जिला और भी इसके साथ जो शहर जुड़ रहे हैं उनके साथ इंसाफ करें। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो नहीं बना है। बाईपास का जो कार्य है वो भी नहीं क्रियान्वयन में है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने आमिर जी। मैं जब भी एक्सीडेंट होते हैं खरगोन में, बावड़ी पे अनेक एक्सीडेंट हुए, अभी जो है प्रेसिडेंट होटल के सामने एक्सीडेंट हुए, विशाल रोड पे एक्सीडेंट हुए, तो ये एक समय की मांग है। बड़े हादसे, बड़ी घटनाएं हुई है खरगोन में। मास्टर प्लान अनुसार रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर बन जाता तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही। रिंग रोड के मामले में बहुत उदासीनता बरती गई। आज 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और एक बहुत उम्मीदें रहती है जब कोई एक पार्टी को लंबे समय तक अवसर मिलता है मतदाताओं से, शहर वालों से। तो जिस हिसाब से खरगोन शहर का जो विकास होना था, या खरगोन शहर का जो आम आदमी को जो सुविधाएं मिली थी, उससे बहुत वंचित रहा है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसको ये जो लोकसभा चुनाव में विशेष रूप से सभी समाज सेवियों ने जोर शोर से इसको उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मंचों से घोषणाएं हो रही है, 400 पार की घोषणाएं हो रही है, तो देश में न्याय यात्राएं निकल रही है, लेकिन खरगोन को रेल की सौगात नहीं मिली है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। भोपाल में रमजान के आखिरी जुमा के मौके पर अलविदा जुमा की विशेष नमाज अदा की गई है। इस दौरान शहर भर की मस्जिदों में अकीदत के सजदों से अलविदा जुमा सजा जो है वो नजर आया। और साथ ही आपको बता दें कि भोपाल की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाज के बाद में खुदा की
बारगाह में हाथ उठाकर लोगों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। छोटी ईद के रूप में मनाए जाने वाले अलविदा जुमा के मौके पर नमाज से पहले शहर की जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजुल मसदी और साथ ही मस्जिदों में विशेष तकरीरों में आपको बताते चले कि उलमाओं ने धर्मावलंबियों से भी गरीब और जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हुए सभी को साथ रखकर त्योहार मनाने की अपील की है। आज पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट नमाज जमातुल विदा, ठीक है ना। रमजान पूरे दुनिया का सबसे अच्छा टाइम और उसमें भी सबसे अच्छा टाइम और उसमें भी सबसे अच्छा लैलतुल कद्र का टाइम, मतलब आज साल का सबसे अच्छा दिन है। जितने आपको दुआएं मांगना है, जितनी फिलिस्तीन के लिए, जितनी गरीबों के लिए, जितनी जरूरतमंदों के लिए आज मांग लीजिए, सब मिलेगा इंशाल्लाह। पूरे रमजान की ये अलविदा है जिसका कि इसकी नमाज से बहुत फायदे हैं, बिल्कुल उसके नमाज के इसके सब आखिरी अलविदा होता है ये, तो इंशाल्लाह इस सारी नमाजों के अंदर दुआएं मांगी जाती हैं इसमें, इससे हर दुआओं का कबूल होती है। इस नमाज अलविदा कहलाया जाता है। आज अलविदा जुमा अहम बहुत होता है आज के दिन। ये रमजान की बहुत खास नमाज है जुमातुल विदा की, मतलब आखिरी जुमा है, ये अलविदा का जुमा कहलाता है। इसके लिए बहुत एहतमाम करने की जरूरत है क्योंकि आखिरी जुमा है, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, बस मतलब बहुत ही अहम नमाज है ये। आखिरी जुमा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है वो भी जरा बताएं। मतलब पूरे महीने में जितनी लोगों ने इबादतें करी हैं, रोजे रखे हैं, तरावी पढ़ी है, तहज्जुद पढ़ी हैं, पूरा उसका मतलब मेन निचोड़ है जुमातुल विदा जो है। और इस खुतबा इसका खास होता है, अलग ही खुतबा होता है। ये आम जुमे के दिन खुतबा जो होता है वो नहीं होता। रमजानों में तो हर नमाज महत्वपूर्ण होती है, हर नमाज का बहुत फायदा है, हर नमाज का अलग तरीका है। लेकिन ये अलविदा जुमा जो होता है, ये अलविदा जुमा होता है, आखिरी जुमा है और ये हर दिन का सबसे बड़ा दिन जुमा होता है। और इसके बाद ईद आती है और रमजान का आखिरी जुमा है, इसके बाद ईद होती है, तो इस जुमे का अलग सबाब होता है। क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या तौर तरीके आज होते हैं? दो तरीके सेम ही होते हैं, कोई कुछ नया नहीं होता है। बस ये जुमा आखिरी रहता है, इसके बाद 4 दिन बाद ईद होती है, तो बस जुमे की अहमियत ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है। लोग बड़ी मस्जिदों में आके नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब कुछ खुसूसी दुआएं भी देते हैं, सब आप भी सेम रहता है। रमजान एक बरकत और फजीलत का वक्त है और मुसलमान अहले ईमान इसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाना और अपनी मगफरत करवाने को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अब ये रमजान का आखिरी जुमा होता है और अब इसके बाद रमजान में जुमा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से माना जाता है कि जितनी भी कुछ अहमियत की जा सकती हो, इबादत की जा सकती हो, तौबा और इनाबत की जा सकती हो, इसमें कर ली जाए। क्योंकि क्या मालूम कि अब आइंदा रमजान मिले न मिले, आइंदा रमजान में जुमा पढ़ने का मौका हमें मिले न मिले। तो इसको देखकर सभी लोग जो किसी मजबूरी और बीमारी की वजह से जुमा नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी इसमें नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी और अहम मस्जिदों में आने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये एक इवेंट सा मालूम होता है। असल इसकी हकीकत ये है कि ये रमजान का जाता हुआ वक्त है और जितनी भी कुछ बरकत रमजान की हासिल की जा सकती हो, बच्चे कुछ दिनों में हासिल कर ली जाए, इस एहसास के साथ मुसलमान की इबादत का जोर बढ़ जाता है। इसका ये सबब है कि एक तो ये कि रमजान पूरा ही रमजान मुबारक है और पूरे रमजान ही में जो है अल्लाह की बरकतें रहमतें हैं और ये और हर जुमे की ही फजीलत है। लेकिन इसको इसलिए इतना अहम मानते हैं लोग और इतना अहम कहा जाता है कि ये गोया कि रमजान की विदाई है। एक तरह से रमजान अब खत्म हो रहा है और अब हम उसी पुराने दौर में जाने वाले हैं जिससे हम निकल के आए थे। 1 महीने की ट्रेनिंग कैंप में हम थे और अब ये जो है अलविदाई जुमा होने के बाद ऐसा लगता है कि बस तेजी से दिन गुजर रहे हैं और रमजान खत्म हो रहा है। इसलिए जो है अलविदाई जुमे की अहमियत है और इसलिए भी अहमियत है कि ये आखिरी अशरे में पड़ता है और आखिरी अशरा बहुत अहम है क्योंकि उसमें जो है पूरे 10 दिन जो है आप कमर कस लेते थे और रात को सोते नहीं थे, अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। पूरे साल कभी नहीं जगाते थे आप, लेकिन आखिरी अशरा है उसमें बाकायदा अपने अहलो अयाल को जगाते थे, उनसे भी कहते थे कि तुम भी तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह का जिक्र अस्कार करो। तो ये बहुत अहम। सिंगरौली में जाली नोट चलाते महिला को आपको बताते चले कि व्यापारियों ने पकड़ा है और जियावन पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा कि रेवसर बाजार में महिला 500 के जाली नोटों से खरीदारी करती थी और कई व्यापारियों के साथ में ठगी कर चुकी थी। वहीं पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और आरोपी के पास से 500 के नोट भी बरामद किए गए हैं। से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उसमें कहां तक लिंक जाएगा, इस पर टिप्पणी करना भी बहुत जल्दबाजी होगी।
केवल महिला मिली है और उसके साथ कुछ 500 के जाली नोट, जो शायद ज्यादा मात्रा में है, 15,000 से ऊपर है। सभी के सभी जाली नोट हैं, क्योंकि वो किराने की दुकान से कुछ सामान खरीद करके उसको खपाने में लगी। जैसे ही सूचना मिली थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से एक्शन लेते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लिया गया। उसके बताए अनुसार एक जगह भी गए जहां उसके परिजन थे जो कहानी बता रहे थे। अभी उनमें से कोई भी नहीं मिला, तो अभी उस पर अभी आगे की कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगेगा, लगातार चल ही रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।